मध्य पाषाण काल, स्टोन एज का जो पूर्व पाषाण काल था उसे तो हम लोगों ने देख लिया, पैलियोलिथिक एज। अब हम लोग मध्य पाषाण काल पर डिस्कस करते हैं, यानी मेसोलिथिक एज। ओके, यानी यह दूसरा काल है, ये सेकेंड काल है, यानी मध्य पाषाण काल दूसरा काल है। इसके बाद थर्ड काल आएगा जिसे उत्तर पाषाण काल अथवा नव पाषाण काल अथवा न्यू स्टोन एज के भी नाम से जाना जाता है, अथवा नियोलिथिक एज। ओके, फिर उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं इस मध्य पाषाण काल में, यानी मेसोलिथिक एज में। पहला पॉइंट कि इस काल का यानी मध्य पाषाण काल का विभाजन किसने किया और कब किया गया। तो मध्य पाषाण काल का विभाजन विद्वान C.L. कार्लाइल, ओके, C.L. कार्लाइल महोदय ने किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कब किया? 1867 1867 में C.L. कार्लाइल महोदय ने मध्य पाषाण काल का विभाजन किया। ओके, पहला पॉइंट। अब हम लोग इस मैप पर आते हैं, इस इंडिया के मैप पर हम लोग आते हैं। इंडिया के मैप पर इसलिए कि इधर पाकिस्तान भी भारत में था, अफगानिस्तान भी भारत में था, बांग्लादेश भी भारत में था। ओके, इसलिए मैप आपको बड़ा दिख रहा होगा। अब आते हैं हम लोग, तो प्राचीन समय का इंडिया इतना बड़ा था। ओके, यही नहीं, अगर सम्राट अशोक के समय में हम लोग चलेंगे और उनके ग्रैंडफादर यानी उनके जो दादाजी थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य डायनेस्टी को सेटअप किया या स्टेबल किया, स्थापित किया, उसके संस्थापक भी थे। उन्होंने एक हेरात प्रांत भी जीता था फारस में। ओके, तो वह ईरान के क्षेत्रों में था, तो वहां तक हमारा बढ़ गया था, अफगानिस्तान से भी आगे चला गया था। ओके, इतना बड़ा साम्राज्य किसी भी शासक का नहीं था कि उत्तर पश्चिम में इतना तक पहुंच जाए। और फिर अशोक कलिंग को जीत करके सबसे बड़ा साम्राज्य सेटअप कर लिया, स्थापित कर लिया। ओके, तो पूरे भारत में देखा जाए तो सम्राट अशोक के इतना लार्ज या विशाल साम्राज्य किसी का नहीं था। इस पॉइंट को आप लोग जानते रहिए। लेकिन यहाँ पर हम लोग मध्य पाषाण काल पढ़ रहे हैं, यहाँ पर देखते हैं, फिर हम लोग मौर्य डायनेस्टी में आया जाएगा तो डिस्कस कर लिया जाएगा। इसलिए यह इंडिया का मैप है। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि मध्य पाषाण काल के यह मुख्य साइट हम लिखे हैं, तो इन स्थलों को देख लिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ओके, तो यहाँ पर पहला साइट है सराय नहर महदहा दमदमा, और सराय नहर महदहा दमदमा, और यह देखिए उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यह तीनों स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में, यूपी में स्थित है। इंपॉर्टेंट आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाता है, यूपी में स्थित है। और इसके बाद कहां पर? प्रतापगढ़ जनपद में, यानी डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। और प्रतापगढ़ प्रयागराज के पास पड़ता है, या इसकी सीमा प्रयागराज से टच करती है या स्पर्श करता है। तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद जो प्रयागराज से के पास स्थित है, इस प्रतापगढ़ जनपद में पट्टी तहसील, ध्यान रखना है, पट्टी तहसील में यह तीनों साइट स्थित है। यानी यह तीनों स्थान या साइट मध्य पाषाण काल के सराय नहर, महदहा और दमदमा, ओके, उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतापगढ़ जनपद के पट्टी तहसील में स्थित है। एक लाइन में दिमाग बैठा लीजिए। ओके, इंपॉर्टेंट है, ये तीनों साइट एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस काल का। क्वेश्चन रहता है कि कौन सा साइट मध्य पाषाण काल का नहीं है, तो तीन तो सराय नहर, महदहा, दमदमा रहते हैं, और एक स्थल नवपाषाण काल का दे देता है, मेहरगढ़ दे देता है, बुर्जा होम दे देता है। पढ़ने के बाद हम लोग आपके क्वेश्चन पर भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओके, तो इसके बाद उत्तर प्रदेश के स्थल और हम लोग देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के दो स्थल और हैं, एक चौपानी मांडो है, चौपानी मांडो, और लेखनिया। लेखनिया मिर्जापुर जिले में पड़ता है। ओके, तो लेखनिया मिर्जापुर जिले में पड़ता है और चौपानी मांडो प्रयागराज जनपद में पड़ता है। तो इस प्रकार सराय नहर, महदहा, दमदमा, चौपानी मांडो और लेखनिया, इतने साइट तो जो मध्य पाषाण काल के उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बाद एक साइट है यहाँ पर वीरभान, आप लोग देख रहे होंगे, तो वीरभान साइट या वीरभान स्थल यह वर्तमान में देखा जाए तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में स्थित है। ओके, यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद आते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट साइट भीमबेटका और आदमगढ़, यह दोनों इंपॉर्टेंट है, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। और भीमबेटका, आदमगढ़, यह नर्मदा घाटी वैली यानी नर्मदा रिवर के घाटी क्षेत्रों में स्थित है। ओके,
नर्मदा रिवर वैली के क्षेत्रों में यह दोनों साइट स्थित है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाता है। लंगनाज गुजरात के क्षेत्रों में है। तो इतने साइट तो बड़े इंपॉर्टेंट है, अन्य साइटों पर भी हम लोग डिस्कस किया जाएगा, लेकिन इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी हम लोग देख लेते हैं। इतने पॉइंट एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखिएगा। अब इस पॉइंट को तो हम लोग देख ही लिए, मध्यकाल के बारे में जो विभाजन किए थे सीएल कार्लाइल। अब इसके बाद हम लोग इस मध्य पाषाण काल के इंपॉर्टेंसी को हम लोग देख लेते हैं कि इस काल में फर्स्ट टाइम क्या हुआ, एनिमल हस्बेंड्री, यानी जो हमारे आदि मानव थे, अर्लीस्ट ह्यूमन थे, सबसे पहले पशुपालन का कार्य प्रारंभ किए। एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। और सब पशुपालन का कार्य प्रारंभ किया, फर्स्ट टाइम स्टार्ट किए एनिमल हस्बेंड्री। और इस काल में जो सबसे पहला जो पशु पाले वह था वाइल्ड डॉग, यानी जंगली कुत्ता, यानी कुत्ते को सर्वप्रथम पालतू बनाए, ओके। और मध्य पाषाण काल में, इस प्रकार मध्य पाषाण काल में पशुपालन का कार्य प्रारंभ किया गया। और पहला जो पशु था वह डॉग था, जिसे ये लोग पेट एनिमल के रूप में यानी पालतू पशु बनाए, ओके। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पशुपालन प्रारंभ हुआ, जंगली कुत्ते को पहले पाला। इसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं कि इस काल में और क्या हुआ। इस काल में आग का प्रयोग करने लगे, फायर का, आग के बारे में जानकारी मिलती है कि इसका प्रयोग करने लगे। और आग के, अब यह आप कहेंगे कि सर कहां से आग के प्रयोग यानी फायर, आग के यूज करने का साक्ष्य कहां से मिला है। तो यह तीनों साइट बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश के सराय, नाहर, महदहा और दमदमा, इन तीनों साइटों से हम लोग अभी आगे देखेंगे कि तीनों साइट से आग के प्रयोग का साक्ष्य मिला है। और इन तीनों स्थलों से हमें ध्यान रखना है कि इन तीनों स्थलों से जो गर्त चूल्हे होते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पिट फायर, जो गड्ढे खोद करके जमीन में चूल्हा बनाया जाता है, वो चूल्हे भी मिले हैं, इन तीनों साइटों से मिले हैं। और उन चूल्हे में राख के एविडेंस मिले हैं। इस प्रकार यह पता लगता है कि इस काल में आग का भी ये लोग प्रयोग करने लगे, लेकिन अच्छी तरह से नहीं कर पाते थे। अच्छी तरह से आग का प्रयोग या भोजन पकाने का जो कार्य था वह नव पाषाण काल अथवा उत्तर पाषाण काल में ही किए, लेकिन यहाँ पर प्रयोग हमें दिखता है। क्यों? क्योंकि देख लिया जाए तो यह तीनों साइट पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सराय, नाहर, महदहा और दमदमा जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, यहाँ से आग के प्रयोग, पशुओं के बारे में जानकारी, पशुपालन के बारे में भी यहाँ से साक्ष्य मिलता है, भीमबेटका से भी मिलता है, आदमगढ़ से भी मिलता है, ओके। तो यहाँ पर गर्त चूल्हे का साक्ष्य मिला है, यानी पीट फायर का साक्ष्य मिला है। गर्त चूल्हे से तात्पर्य ऐसे जमीन में गड्ढा खोद करके यह चूल्हे का निर्माण किया जाता था, और इसमें राख के भी साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पर इन गर्त चूल्हे में जंगली जानवरों की अधजली हड्डियां भी मिली है। इसका मतलब यह है कि जंगली जानवरों को रोस्ट करने का काम करते थे, भूनने का भी कार्य करते थे, लेकिन इन जंगली जानवरों को पीस पीस यानी टुकड़ों में करने के लिए इनके पास कोई धारदार हथियार नहीं था। इसलिए पूरे जानवर की जो टोटल एब्सोल्यूट बॉडी होती थी, पूरे शरीर के साथ इस चूल्हे में डालने का प्रयास करते थे, यानी डाल करके भूनने का प्रयास करते थे, ओके। इस तरह के एविडेंस मिला है। कहां से मिला है वो अभी हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग यह देख लेते हैं कि जंगली जानवरों की अधजली हड्डियां मिली है। और जो महदहा साइट है, ओके, जो महदहा साइट है, यही महदहा प्रतापगढ़ का महदहा साइट से यहां से भैंसे यानी भैंसे के अधजली हड्डियां मिली है, और उसका सिर इस गर्त चूल्हे में था, और विथ हॉर्न यानी सींग के साथ इसका कुछ हिस्सा जो इस गर्त चूल्हे में था, और अधजली मतलब अधजली रूप में था। इसका मतलब यह है कि अच्छी तरह से वह भून नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि शेष हिस्सा उसका वैसे ही था, इसीलिए अधजली हड्डियां कहते हैं कि यहीं से प्राप्त हुई है। यानी महदहा नामक साइट से एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस स्थल से गर्त चूल्हे में यानी गर्त चूल्हे यानी पिट फायर में भैंसे की अधजली हड्डियां मिली है, तो वह साइट है महदहा, ध्यान रखना है, ओके, महदहा से। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि तीनों स्थलों से गर्त चूल्हे का साक्ष्य मिला है, लेकिन महदहा नामक स्थल से एक गर्त चूल्हे में
भैंसे की अधजली हड्डियां मिली है, उसका सिर भुना हुआ है यानी जला हुआ है और विथ हॉर्न सींग के साथ है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है कि इन तीनों स्थलों से सराय नहर माना और दमदमा से मानव समाधियों का भी साक्ष्य मिला है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस मध्य पाषाण काल में गर्द चूल्हे का साक्ष्य मिला, पालतू जानवर का भी एविडेंस हमें दिखाई पड़ता है, जंगली कुत्ते को सर्वप्रथम पाले। इसके बाद मानव समाधि का भी साक्ष्य मिल रहा है, एविडेंस मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि आदि मानव लोग इनके जो लोग थे, साथ रहते थे, उनकी डेथ हो जाने पर, मृत्यु हो जाने पर उन्हें जमीन में दफना दिया जाता था, यानी ब्यूरेट कर दिया जाता था, दफन कर दिया जाता था। ओके, इसलिए मानव समाधि का साक्ष्य मिला है और तीनों स्थलों से मानव समाधियों का साक्ष्य मिला है। लेकिन दमदमा नामक स्थान से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दमदमा नामक स्थल से सबसे अधिक समाधि का साक्ष्य मिला है 41 समाधियों का साक्ष्य मिला। ओके, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो दमदमा नामक साइट से 41 मानव समाधियों का साक्ष्य मिला है। इसके बाद कुछ समाधियां अंडाकार भी मिली हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ समाधियां अंडाकार, यह सराय नहर से एक समाधि जो प्राप्त हुई है वह अंडाकार का जो शेप होता है, एक तरफ थोड़ा चौड़ा होता है और दूसरे तरफ पतला होता है, ऐसे होता है। ओके, तो इस तरह से साक्ष्य मिला है, इसमें मानव को दफन किया गया था। ओके, तो अंडाकार समाधि के भी साक्ष्य मिले, यह भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ओके, इसके बाद माधाना साइट से युगल समाधि के साक्ष्य मिले हैं, यानी युगल समाधि के साक्ष्य मिले हैं, जैसे आप स्त्री पुरुष कपल कह सकते हैं, उनके भी साक्ष्य मिले हैं इस तरह के, एक ही कब्र से। ओके, इस तरह के साक्ष्य मिले हैं, युगल समाधि का भी साक्ष्य मिला है यहाँ से। अगला है कि यहाँ से प्राप्त एक समाधि में, यहाँ से माधाना से प्राप्त एक समाधि में जो पुरुष की कब्र है, ओके, समाधि में एक पुरुष कंकाल के जो गले में एक नेकलेस पाया गया है। नेकलेस, अब नेकलेस किसका था? नेकलेस मतलब हार मिला है, हार किसका था? तो वह हिरण के सींग का, यानी डियर के और यानी सींग का वो बना हुआ माला था, यानी नेकलेस था। यह भी इंपॉर्टेंट है कि माधाना नामक स्थान से जो एक पुरुष कंकाल का साक्ष्य मिला है, वहां उसके गले में हिरण के सींग के नेकलेस यानी हार पाए गए। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब ध्यान। अगला साइट है, स्थल है चौपानी मांडो। ओके, चौपानी मांडो को हम लोगों ने देखा था, फिर यहाँ पर डिटेल हम लोग देख लेते हैं। यह उत्तर प्रदेश के यानी यूपी के उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में स्थित है और प्रयागराज के मेजा ब्लॉक में या मेजा तहसील में यह साइट पड़ता है, चौपानी मांडो। और यह यहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लघु पाषाण उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से लघु पाषाण उपकरण का मतलब पत्थर के औजार, स्टोन टूल्स, लेकिन वह इनके जो आकार थे पूर्व काल की अपेक्षा छोटे, यानी लघु स्मॉल आकार के, छोटे और स्मूथ चिकने। ओके, तो लघु पाषाण उपकरण यहाँ से मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से 6 यानी 6 नर कंकाल के भी साक्ष्य मिले हैं, यानी मानव कंकाल के, नर कंकाल के साक्ष्य मिले हैं। 6 यहाँ से नर कंकाल के साक्ष्य मिले हैं। ओके, तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि चौपानी मांडो कहाँ स्थित है यूपी पीसीएस में, तो यह इस बार भी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब पहले इलाहाबाद नाम था, लेकिन अब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो चुका है, इसलिए हो सकता है कि ऑप्शन में प्रयागराज दे दिया जाए। तो ध्यान रखना है कि प्रयागराज जनपद में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में चौपानी मांडो स्थित है। यहाँ से लघु पाषाण उपकरण और 6 नर कंकाल के भी एविडेंस मिले हैं, यानी साक्ष्य मिले हैं। अगला साइट है लेखनिया। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है लेखनिया भी। यह भी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद में स्थित है, यानी यूपी के उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद में स्थित है। और यहाँ से भी इंपॉर्टेंस इसकी यह है कि यह, अब मिर्जापुर जनपद से तात्पर्य क्या है? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग बुक में, हालांकि कुछ बुकों में नहीं भी लिखा रहता है या लिखा भी रहेगा तो आपका ध्यान नहीं जाएगा। तो यह मिर्जापुर जनपद से तात्पर्य है विंध्य पर्वतमाला, यानी विंध्य की पहाड़ी में यह स्थित साइट है, स्थल है,
ओके, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, यूपीएससी में भी, यूपीपीसीएस में भी, कि कौन सा स्थल पाषाण काल का, कौन मध्य पाषाण काल का कौन सा साइट स्थल जो विंध्य पर्वतमाला क्षेत्र में स्थित है। ओके, तो वहां पर आप क्वेश्चन गलत कर देते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, लेखनिया मिर्जापुर, मिर्जापुर जो जनपद है, डिस्ट्रिक्ट है, यह विंध्य पर्वतमाला यहाँ तक फैली हुई है, विंध्याचल जिसको कहते हैं। ओके, तो लेखनिया और विंध्याचल मंदिर भी मिर्जापुर में है, उसी के आधार पर नाम पड़ा है। ओके, तो लेखनिया साइट मिर्जापुर जनपद में, उत्तर प्रदेश के, और यहाँ से इंपॉर्टेंस यह है कि मध्य पाषाण काल का यह स्थल है, यहाँ से 17 मानव कंकाल का साक्ष्य मिला। ओके, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 मानव कंकाल के यहाँ से एविडेंस, वी फाउंड एविडेंस, यानी साक्ष्य पाए गए हैं, मिले हैं, जिसमें से 10 पुरुष के हैं। ओके, यानी 10 पुरुष के हैं, इसके बाद 3 स्त्री के हैं कंकाल, और शेष जो बचते हैं 4 वो बच्चों के हैं। इस प्रकार 4, 3, 7 और 10, 17, यानी 10 पुरुष के, 3 स्त्री के और 4 बच्चे का कंकाल है। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। अगला साइट है भीमबेटका, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। भीमबेटका, ओके, भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, और वह भी नर्मदा नदी घाटी, ओके, नर्मदा वैली, रिवर वैली के क्षेत्र में स्थित है, रायसेन जिले में यानी जनपद में स्थित है। यहाँ से भी मानव निवास, यानी मानव के गतिविधियों, रहने की गतिविधियों का साक्ष्य मिला है, एविडेंस मिला है। ओके, इसके अलावा यहाँ से भी पशुपालन के भी एविडेंस मिले हैं। और अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह यहाँ से रॉक शेल्टर के साक्ष्य मिले हैं, जिसे रॉक पेंटिंग कहते हैं, अथवा हिंदी में इसे शैल चित्र अथवा शिलाश्रय। ओके, यह एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से शिलाश्रय अथवा रॉक शेल्टर या शैल चित्र या रॉक पेंटिंग, ओके, यानी शिलाओं पर जो केव थे, पहाड़ों में जो केव गुफा थे, उनके दीवारों पर ये चित्र बने हैं, इसीलिए इसे रॉक शैल चित्र के नाम से या रॉक पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। ओके, और कुल कितने चित्र मिले हैं? 500 यहाँ से मिले हैं अभी तक, जो सुरक्षित है, शेष तो नष्ट हो चुके हैं। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, बहुत इंपॉर्टेंट कि शिलाश्रय के या रॉक शेल्टर या रॉक पेंटिंग के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो मध्य पाषाण काल में मिले हैं, पहली बार ध्यान रखना है। ओके, गलत नहीं आप लोग करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी शैल चित्र के साक्ष्य मध्य पाषाण काल में मिले हैं। कहां से मिला है? मध्य प्रदेश के भीमबेटका से मिला है। भीमबेटका जो साइट है, स्थल है, वह रायसेन जिले में स्थित है। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह जो रॉक शेल्टर है यानी रॉक शैल चित्र है, रॉक पेंटिंग है, यह किसके हैं? इस पर सबसे अधिक जो चित्र मिले हैं शिकार के, हंटिंग के। आदि मानव अपने जीवन में क्या करते थे? हंटिंग ही ज्यादा करते थे, शिकार, इसलिए शिकार के चित्र अधिक मिले हैं। इसके बाद युद्ध के भी ग्रुप में रहते थे, इसलिए युद्ध के भी दृश्य का साक्ष्य मिला है। ओके, और नृत्य का भी मिला है, लेकिन सबसे अधिक जो चित्र मिले हैं वह शिकार के, हंटिंग के। ओके, अगले साइड पर हम लोग आ जाते हैं आदमगढ़। यह भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आदमगढ़ यह भी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जनपद में या डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ओके, यहाँ से भी मानव निवास या मानव के गतिविधियों का साक्ष्य मिला है। ओके, और मानव कहाँ रहते थे? आप लोगों को पहले ही हम लोग पूर्व पाषाण काल में या पूरा पाषाण काल में हम लोग देखे कि मानव जो है कहाँ पर रहते थे। आदिकाल यानी पाषाण काल के जो मानव थे, जिन्हें आदि मानव कहा जाता था, ये लोग मध्य पाषाण काल और पूर्व पाषाण काल में ये लोग, इनका परमानेंट आप कह लीजिए कि हाउस नहीं था, अस्थायी निवास नहीं था, इसलिए ये लोग कंदराओं में, गुफाओं में, वृक्षों पर रहते थे। ओके, और अस्थायी निवास इनका रहता था, परमानेंट हाउस इनका नहीं रहता था। तो गुफाओं का कब उपयोग करते थे? वर्षा के समय में, आकाशीय बिजली झंझावात के समय में, इत्यादि के समय में, तूफान के समय में। ओके, और जबकि खुले समय में या वृक्षों पर लोग रहते थे अपनी सुरक्षा के लिए। इनको भी तो अपनी सुरक्षा चाहिए, क्योंकि आप जंगल में रह रहे हैं, जंगली वाइल्ड एनिमल के साथ रह रहे हैं, जंगली जानवरों के साथ रह रहे हैं। तो जंगली जानवर भी कभी भी मानव को पा जाएंगे, मिल जाएंगे, तो वह उन्हें भी तो मार डालेंगे, खा जाएंगे, क्योंकि उन्होंने भी, वह जंगली जानवर भी हम लोगों की हत्या करते हैं, हम लोगों को मार डालते हैं। तो मानव को भी तो खतरा था जंगली जानवरों से,
इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए यह वृक्षों पर ग्रुप में रहते थे, समूह में रहते थे, ओके, अपनी सुरक्षा के लिए, और गुफाओं, कंदराओं अथवा वृक्षों पर रहते थे। ये इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है आदमगढ़। आदमगढ़ को हम लोग देख लेते हैं। यह भी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जनपद में स्थित है। यहाँ से भी मानव के रहने का या मानव गतिविधियों का साक्ष्य मिला है कि यहाँ पर भी मानव रहते थे गुफाओं, कंदराओं से। और यहाँ से भी पशुपालन के एविडेंस मिले हैं, पशुपालन के भी साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। यहाँ से भी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आदमगढ़, यहाँ से जो शैल चित्र मिले हैं हम लोगों ने देखा भीमबेटका से, तो भीमबेटका और आदमगढ़ इन दोनों साइट से शैल चित्र के यानी रॉक पेंटिंग के एविडेंस मिले हैं। ओके, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह दोनों पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है। पशुपालन के लिए कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसमें ऑप्शन दिया गया है आदमगढ़, ध्यान रखना है, क्योंकि मध्य पाषाण काल के और स्थल नहीं दिए गए हैं, नव पाषाण काल के दिए गए हैं। इसके बाद उसमें एक ऑप्शन आदमगढ़ है, तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि तब आदमगढ़। हमेशा इस जो इंपॉर्टेंट साइट है इनको आपको याद कर लेना है, क्योंकि जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं तो 3 स्थल, या तो क्वेश्चन ऐसा रहता है कि 4 साइट जो होता है, 4 स्थल नव पाषाण काल का दे देता है, एक मध्य पाषाण काल का, या फिर 3 साइट स्थल जो है मध्य पाषाण काल के रहते हैं और एक नव पाषाण का रहता है। तो पूछा जाता है कौन मध्य पाषाण काल का नहीं है, या कहां से सर्वप्रथम पशुपालन का साक्ष्य मिला, तो नव पाषाण काल का स्थल रहता है, तो आप मेहरगढ़ भी मार देते हैं। ओके, तो इस तरह के कोल्डिहवा भी लगा देते हैं। तो इस तरह हमेशा ध्यान रखना है कि उस ऑप्शन में से हमें चूज करना है। तो यह इंपॉर्टेंट थे मध्य पाषाण काल के, यह इंपॉर्टेंट जो साइट थे और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर हम लोग डिस्कस किए। ओके, अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं नव पाषाण काल अथवा उत्तर पाषाण काल अथवा नियोलिथिक एज। ओके।